हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। अभी तो मैं हंस के बोल रही हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बिल्कुल गुस्से में बोलूँगी। हालांकि मुझे इन सब बातों से गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो ये क्लास है अभी इसमें आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में रेलवे से यानी कि रेलगाड़ी से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। और महत्वपूर्ण सारे रीजनिंग में जितने भी प्रश्न हैं, जैसे कि त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका कलेक्शन मेरे पास है, यानी कि जो जिन अभ्यर्थी ने दिया हुआ है वो उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है। जिस ग्रुप की मैं एडमिन हूँ उस पर कई तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उसी से मैं आपको शेयर करके बताती हूँ। और ये अनिवार्य प्रश्न पत्र से जुड़ा हुआ होगा। और अनिवार्य प्रश्न पत्र में मैं आपको बता दूँ कि 25 से ऊपर अभी इस बार जो पूछा जा रहा है, जिस प्रकार 28 जनवरी को पूछा गया था, तो उसमें ये जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र या फिर आप उसको शिक्षण कला और अन्य दक्षता से जो पूछा गया था 28 जनवरी को, उसमें थोड़ा घिसपिट था। उसमें आप देखेंगे एक प्रश्न आपको जैन से भी जुड़ा हुआ पूछ लिया गया है अनिवार्य प्रश्न पत्र में। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि अन्य दक्षता और आपका जो ये शिक्षण कला है, इससे लगभग 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उससे एक दो प्रश्न ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है। और 20 से 25 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपसे जो समय कार्य से जुड़ा हुआ हिसाब है, रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ है, उम्र से जुड़ा हुआ है, कौन किससे बड़ा है, या फिर कुछ डिजिट देकर पूछा जा रहा है अगला पद क्या होगा, जो मैंने कल आपको बताया है। कल मैंने जितना भी आपको बताया है ट्रिक के साथ, आप लोगों में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको जरूर देखिए। उसमें से पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, ये गारंटी है। सेम डिजिट नहीं होगा लेकिन तरीका बिल्कुल, प्रकार बिल्कुल एक ही होगा। जैसा कि अभी तक का अपडेट है, अभी तक में 9 तारीख से लगातार 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो 9, 10, 11 अभी तक में जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र 10 सामने आ चुके हैं। जिस तरह कि आप जान रहे हैं 9 तारीख से एग्जाम शुरू है, तो हर दिन 3 पेपर हो रहा है, 3 बार अनिवार्य प्रश्न पत्र फोकस किया जा रहा है। तो अभी तक तो कल तक जो है कुल मिला के 9 पेपर आ चुका है अनिवार्य प्रश्न पत्र का। और जिन जिन अभ्यर्थी ने इन पेपर को दिया है, यानी कि 9 शिफ्ट में भी जो सभी अभ्यर्थी शामिल थे, और उन सभी के प्रश्न बिल्कुल मिलते जुलते मेरे पास आ रहे हैं कि इसी तरह पूछा जा रहा था, इसी तरह पूछा जा रहा है। तो इतनी बातें गलत नहीं हो सकती है। 9 पेपर के बारे में अगर 9 अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं तो सही है। इसमें स्पेशल क्या है कि इसमें आपको प्याजे से और वाइगोत्स्की से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्याजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के 4 पक्ष रखे हुए हैं उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और कोठारी आयोग से हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको 28 जनवरी को भी पूछा गया था, उसको भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे शॉर्टकट में कोठारी आयोग या NCF राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो वो भी मैं आपको शॉर्ट में बिल्कुल ट्रिक के साथ बता दूंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं तो आप लोग खुद से उसको पढ़ लीजिएगा। इन सब से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी जो इधर आपका मैथ है इससे पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग रेलवे पर देखेंगे बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक में महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब हम आते हैं कल के वीडियो पर। कल के वीडियो में हमने ये कहा था, ध्यान से सुनिएगा और दोबारा उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमने ये कहा था कि अब तक में जितना भी एग्जाम हुआ है, जो जैसे कि आपकी लैंग्वेज का, जैसे कि आपका संस्कृत का हुआ है, हिंदी का हुआ है, मैथ का हुआ है, जिनका साइंस है, उन सब का जो पेपर हुआ है, उन सभी में से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पटना आकर एक ही रूम में या एक ही होटल में 10-12 अभ्यर्थी लगे हुए हैं, दे रहे हैं। तो कोई पेपर देकर आ रहे हैं, कोई देने जा रहे हैं। तो उन सब ने जो ग्रुप में चैट करके मुझे सेंड किया था कि मैम इस तरह से मिक्स प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी में मैंने कल आपको ये कहा था कि सामाजिक अध्ययन में भी मिक्स पूछा जाएगा। लेकिन वहाँ पर मैंने ये कह दिया था कि सामाजिक अध्ययन में मिक्स पूछा जा रहा है, और ये शब्द काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपको नहीं पता है 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा। कुछ ने कहा कि आपने किसी का वीडियो देखकर फिर आपने डाल दिया है, और मैं आपकी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को इतना मुझे समय नहीं है मैं किसी के वीडियो को देखकर आपको बताऊँ। आप लोग जानते हैं कि अगर मैं अपडेट भी देती हूँ तो थोड़ा सा लेट से, अगर मुझे किसी के वीडियो को देखकर ही अपडेट देना होता तो मैं सच्चे खबर को पुष्टि होने के बाद फिर मैं आपको नहीं देती। मैं पूरी तरह से उस खबर को देखती हूँ, समझती हूँ, और जब कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपको कम्युनिटी पेज पर शेयर करती हूँ। बाद में मैं उस पर वीडियो डालती हूँ ताकि खबर पक्की हो। और ये स्टेट से जुड़ा हुआ सारा अपडेट मैं आपको देती हूँ। मुझे नहीं पता है कि 15 तारीख से सामाजिक अध्ययन का एग्जाम है। इसमें एक बात मैं और भी क्लियर कर दूँ, एक अभ्यर्थी ऐसे हैं
जिन्होंने ये कहा है कि मैम मेरे पास एडमिट कार्ड में मेरा सामाजिक अध्ययन है और मेरा एग्जाम 14 तारीख को है। अब आप बताइए, मैंने उनसे ये सवाल किया है कि क्या आपने सामाजिक अध्ययन का कोड 107 डाला था तभी उसके अनुसार आपका दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैम मेरा सामाजिक अध्ययन ही है, लेकिन मेरा 14 को है, जबकि सबको ये पता है 15 से सामाजिक अध्ययन का एग्जाम शुरू होगा। एक हफ्ते तक अदर सब्जेक्ट था, लैंग्वेज वगैरह था, और फिर 15 तारीख से ये शुरू होने वाला है सामाजिक अध्ययन का। ये सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आप लोग इतना जल्दी सोच लेते हैं कि आपको ये नहीं पता है, वो नहीं पता है। अगर वहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया, मुझसे पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर मेरी गलती है। और आप लोग हड़बड़ा कर इतने सारे कमेंट्स कर देते हो और आप लोग कहते हो मैम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आप लोगों से इतनी जल्दी उम्मीद नहीं होती है कि आप लोग प्रतिक्रिया देने लगोगे। कुछ ऐसे हैं सब्सक्राइबर जो समझते हैं कि कहाँ पर क्या गलती हो गई, टर्म मिस्टेक कहाँ पर हो गया। कल मैंने एक और गलती की थी, मैथ का जो मैंने आपको बताया था AC स्क्वायर, मैंने स्क्वायर भी दे दिया था और इधर अंडर रूट भी दे दिया था। फिर मुझे याद आया मैंने ये क्या किया, तुरंत मैंने कमेंट बॉक्स में उसको डिटेल में लिखा और उसको पिन कर दिया। थैंक गॉड कि आप लोगों ने उसको समझा और उस पर किसी प्रकार का कोई कमेंट्स नहीं किया। अगर आप लोग मुझसे थोड़ा सा कुछ सीखते हैं तो थोड़ी बहुत जो टंग मिस्टेक है उसको इग्नोर करिए और आराम से उसको पूछिए, मैं उसको क्लियर करूँगी। इतना जल्दी किसी को ट्रोल नहीं करते हैं। अगर किसी को कुछ कहने के बाद आप लोगों को खुशी मिलती है, अच्छा लगता है मेरे बारे में या मुझे कुछ कह के, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है प्रयास करना आप लोगों के लिए, और मेरे इस प्रयास से अगर 2, 4, 10 लोगों को भी लाभ है तो मैं ये अपना प्रयास जारी रखूँगी। तो ये थे कल कन्फ्यूजन का, ये मैंने क्लियर किया हुआ है। और उसमें भी मैं एक बात और कह देती हूँ फिर से कि प्रश्न आपको मिक्स ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो मैथ वाला पूछा गया है, जिन्होंने सेकंड पेपर भरा है उनका 9th 10th से ऊपर लेवल का पूछा गया, और जिन्होंने फर्स्ट पेपर अप्लाई किया है उनको 9th 10th उसके नीचे पूछा जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है। लेकिन अनिवार्य प्रश्न पत्र देने वाले जितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ, सभी लोगों ने अनिवार्य प्रश्न पत्र को दिया है, और सभी लोगों ने एक ही शब्द कहा है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस तरह की मैंने आपको कल बताया और मैं आज बताने वाली हूँ। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अभ्यर्थी अलग अलग बातें कर रहे हैं। संस्कृत वाले भी ये कह रहे थे, जो पिछली बार 28 जनवरी को पूछा गया था उससे भी कहीं ज़्यादा घटिया पूछा गया है, टफ पूछा गया है, ऊपर लेवल का है, नीचे लेवल का है। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, आप लोग धैर्य रखिए। आप 4 से पूछा जाएगा या 2 से पूछा जाएगा, अब तो 2 दिन बाद आपको क्लियर। इस पर मैं अभी भी कुछ क्लियर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास खुद उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अनिवार्य प्रश्न पत्र पर मैंने पकड़ बनाई है। मुझे उसके क्वेश्चंस के बारे में पता चला है किस तरह से पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं आपको हेल्प करने आती हूँ। तो आशा करती हूँ कल का जो भी कन्फ्यूजन है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब जो हम आज बात करने वाले हैं, इतना महत्वपूर्ण है ये ट्रिक। कल आखिरी एक सवाल था जो इतना महत्वपूर्ण था, वो पूछा जा रहा है। 3 से 4 अभ्यर्थी ने कहा हाँ मैम इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कुछ ने कहा था मैम मैंने नहीं समझा था, और क्योंकि लास्ट में मैं बता रही थी लाइट भी कट गई थी, तो वो थोड़ा सा पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम रेलगाड़ी वाला देखेंगे। और रेलगाड़ी वाले में इतने डिजिट देकर पूछे जाते हैं, जो 28 जनवरी को पूछा गया था उसको भी क्लियर करेंगे। और जितना डिजिट आप देखेंगे और इतना शॉर्ट ट्रिक में उसको सॉल्व कर दीजिएगा और 1 नंबर आप हासिल कर लीजिएगा, तो उसको भी देखेंगे। तो कल का जो आखिरी सवाल था ये था कि आपको जो सवाल देगा x + 1/x = 3, तो आपको फाइंड करना है x³ + 1/x³ = 1। ये आपको फाइंड करना है। कल का आखिरी ये प्रश्न था। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला मैं बोलती हूँ उसको आप लोग रट लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कि x + 1/x = अगर k मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर, यहाँ पर आपको 3 दर्शाया जा रहा है। आपको किसी अभ्यर्थी को 3 दिया है, किसी को 5 दे दिया जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पर आपको 5 दे दिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि k बराबर कोई भी नेचुरल नंबर, तो x³ + 1/x³ का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ये फॉर्मूला ही है कि इतना बराबर क्या आएगा, कितना बराबर आएगा आपका k/3 -3k। जब ये प्लस में इस तरह से पूछा जाए तो ये माइनस में आता है आंसर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ कल 3 किया था, आज देखिए मैंने 5 किया है। इसका आंसर देखिएगा k/q, k बराबर यहाँ पर 5 है, 5 पर मैंने 5/q किया -3 × 5। तो इसमें से 5/q है, यानी कि ये 5 × 5 ×
गुना 5 है, माइनस ये 5 या 15 है आपका, ये आपका हो गया 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 यहाँ पर आपका आ गया, माइनस 15 आपने किया तो यहाँ पर आपका 110 आ गया। ये मैंने कल आपको बताया था। लेकिन अगर इसी तरह का सेम सवाल कर दिया जाए और यहाँ प्लस न दे करके, आराम से समझिएगा, यहाँ प्लस न दे करके आपको माइनस दे दिया जाए, माइनस दे दिया जाए, अगर यहाँ पर माइनस देगा तो ये भी आपको माइनस से ही पूछेगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे। अभी जितने भी सवाल को हम लोग देखेंगे उसमें क्लियर करेंगे। तो जब ये माइनस से पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला जो है, यहाँ पर आपने k³ -3k किया था प्लस वाले में, तो माइनस वाले में यहाँ पर +3k हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और ये 110 की बजाय 140 हो जाएगा। तो ये आपने अगर अभी नहीं लिखा है, लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो प्लस वाले में माइनस का होता है यहाँ पर फॉर्मूला, और माइनस वाले में प्लस का फॉर्मूला होता है, और आशा करते हैं आप समझ लिए हैं। अब हम चलेंगे रेलगाड़ी वाले प्रश्न पर, इसको साफ कर ले। अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें आपको याद करना है बस 3 ही चीज़, और जो मैं समझाऊंगी उसको ध्यान से सुनना है। इतना सा समय दीजिएगा, आप 1 नंबर लेकर आइएगा। और आपको नहीं पता है कि इस तरह से हो सकता है आपसे 2 सवाल कर दे, क्योंकि पिछले बार एक ही मेथड पर कई सवाल किया गया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे दूरी बराबर क्या होता है। दूरी, ये रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। आपको दूरी, जिसको कि आप डिस्टेंस कहते हैं, तो यहाँ पर d बराबर भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, और दूरी बराबर आपको याद रखना है। तो दूरी जो है, जो भी आप दूरी तय करते हैं, चाल गुना समय। चाल यानी कि स्पीड आपका हो गया, और समय आपका टाइम हो गया, यानी कि s गुना t। ये आपको याद रखना है, d बराबर s गुना t। अब आपने इस एक चीज़ को याद रख लिया है, आपका इसमें तीनों फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आपको ये पता है कि ये इक्वल टू के इधर जो इनटू में होता है, जब ये इधर आता है बॉर्डर के इस तरफ, तो ये भाग में हो जाता है, जस्ट अपोजिट। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग का गुना, गुना का भाग। इधर क्या है? गुना है। तो अगर हम एक चीज़ को उठाकर इधर लाते हैं तो इधर ये भाग हो जाएगा, यानी कि इधर ये मेरा d है, यानी कि दूरी है। एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया, शॉर्ट में इसको समझिएगा। ये मेरा दूरी है, और ये यहाँ पर गुना है जो स्पीड है, यानी चाल। तो इधर लाते हैं, जैसे ये भाग हो जाता है, इधर क्या बचा? अकेला t बचा। तो t फॉर टाइम, समय बराबर क्या निकला हमारा? समय बराबर निकला दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। देखिए, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, दूरी से आपको शुरू करना है, तीनों आप इसमें निकाल लीजिएगा। आप देखिएगा, आपने d बराबर भी निकाल लिया, t बराबर भी निकाल लिया, अब आपको निकालना है s बराबर। तो s को इस तरफ छोड़ दीजिए और t को इधर लेकर आइए, तो हो जाएगा आपका d बटे t, यानी दूरी बटे समय। चाल बराबर हो गया आपका दूरी बटे समय। बस ये 3 चीज़ आपको याद कर लेना है, और ये बिल्कुल आसान है। बस एक लाइन याद करिएगा, तीनों चीज़ आप निकाल लीजिएगा, और बाकी 2 चीज़ भाग में ही होगा, क्योंकि ये पहला आपका गुना में है, तो दोनों आपका भाग में होगा। अब आपको समझना है इसमें सापेक्षिक गति और आपेक्षिक गति। ये सुनने में भारी लग रहा है, लेकिन आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह का पूछा गया था 28 जनवरी को। मैं आपको वो हल करके दिखाऊंगी। इसमें क्या होता है, देखिएगा, ये एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है। जब दोनों ट्रेन, इस ट्रेन को हम x मानते हैं, इस ट्रेन को y मानते हैं, और दोनों ही ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तो इसको कहेंगे हम लोग सापेक्षिक गति। इसकी जो गति है सापेक्षिक है, बिल्कुल सापेक्ष है, ये इसके समतुल्य, इसके बराबर में ये इसकी दिशा में चल रही है, तो इसको कहेंगे हम लोग सापेक्षिक गति। तो इसमें क्या होगा, ये जो x और y है, x माइनस वाई हो जाता है। आप समझेंगे ये x माइनस वाई का क्या मतलब है। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि एक ट्रेन जो है 220 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी है, और इसमें जो दूरी आपका ट्रेन वाला में निकालना है, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही आपकी दूरी होगी। इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, कहीं दूरी नहीं ढूंढना है। जो ट्रेन की लंबाई है वो आपकी दूरी है, जो ट्रेन की लंबाई है वही आपकी दूरी है, जो ट्रेन की गति है वही आपकी स्पीड है, और जितना ट्रेन समय ले रहा है वो आपका समय है। तो जब 2 ट्रेन के बारे में बात की जाए और 2 ट्रेन का ही पूछा जा रहा है, और एक ही दिशा में अगर ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन 220 मीटर है लंबी और ये ट्रेन 100 मीटर है लंबी, तो
आपको अब दूरी निकालने में हो जाएगा कंफ्यूजन। एक ट्रेन रहता तो आपके पास था कि दूरी बराबर 220 मीटर है मेरा, लेकिन यहाँ तो दो ट्रेन जा रही है, तो आपको दूरी कैसे निकालना है? जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो इसमें इसको माइनस कर देना है। ये देखिए x माइनस वाई कर देना है। x आपका 220 है और y आपका 100 है। इस दोनों को आप माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 120 मीटर। तो ये आपका हो गया दूरी। कितना आसानी से, कितनी आसानी से आपने दूरी को जान लिया कि क्या है आपकी दूरी। तो इस तरह आपको दूरी निकालना है। अब हम समझेंगे आपेक्षिक गति। अब आपको कह दिया जाए कि एक ट्रेन अपनी पटरी पर सीधी दिशा में जा रही है, उस ट्रेन की लंबाई 100, इतना ही लेते हैं सेमी डिजिट ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। उस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और जब दूसरी ट्रेन जस्ट उसके विपरीत जा रही है, यानी ये विपरीत इधर जा रही है। ऐसा तो होता है, ये ट्रेन में हम लोग बैठे रहते हैं, देखते ही हैं एक ट्रेन सीधा जा रहा है, एक ट्रेन उल्टा जा रहा है। तो जब विपरीत दिशा में जाए तो उसको कहते हैं आपेक्षिक गति। ये है आपका y। ये है आपेक्षिक गति और इसको भी हम 100 मीटर लेते हैं इसकी लंबाई। अब इसमें हम दूरी कैसे निकालेंगे? तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो इसकी दूरी हम कर देते हैं x प्लस वाई। तो यहाँ पर आप फट से दूरी कर लीजिएगा 320 मीटर। ये इतना इजी ट्रिक है कि आप तुरंत आपने दूरी को अचीव कर लिया कि दूरी आपका क्या है। दूरी आपने समझा, ये दो तरह के दूरी को। अब आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा ये आप देखिएगा, या तो पूछा जाएगा कि एक ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को, किसी पोल को या किसी खंभे को पार करती है, कितने समय में पार करती है। एक ये कैटेगरी का प्रश्न पूछा जाता है और आज तक रेलवे, एसएससी, बैंक किसी में भी पूछे इसी तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। यही एक ट्रिक है कि जो ट्रेन है या तो वो किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, किसी जानवर को पार कर रहा है, किसी खंभे को पार कर रहा है और या तो किसी पोल को पार कर रहा है। तो अब आपको इमेजिन करना है आदमी, जानवर, कोई पोल या खंभा उसको कह लीजिए, ये सब एक कैटेगरी का आता है। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। तो इसमें जो दूरी आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ वही दूरी होगी जो ट्रेन की दूरी हो, जो ट्रेन की लंबाई है वो इसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, इतने मीटर लंबी पुल को पार कर रही है, इतने मीटर लंबी गुफा को पार कर रही है, कोई सुरंग को पार कर रहा है, या फिर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रहा है, जैसे यहाँ पर आपने देखा तो इस ट्रेन की भी लंबाई 100 मीटर है, इसकी 200 मीटर है, दोनों को हमने जोड़ दिया आपेक्षिक गति में और सापेक्षिक गति में माइनस कर दिया। उसी तरह अगर कहे कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबी पुल को पार कर रहा है तो वहाँ भी आप दूरी निकालिएगा। तो ट्रेन और उस पुल की दूरी को जोड़ दीजिएगा अगर विपरीत दिशा में ट्रेन जा रही है। और अब आपको देखना है कि यहाँ पर जब पुल वगैरह दिया जाएगा तो वहाँ विपरीत दिशा आपको देगा ही नहीं, क्योंकि अगर ट्रेन पुल की उधर भी जा रही है तो पुल की कोई विपरीत दिशा नहीं है और उधर भी जा रही है तो कोई विपरीत दिशा नहीं है। तो ट्रेन और पुल की लंबाई या फिर ट्रेन और सुरंग की लंबाई आपको दे, मैदान की लंबाई आपको दे, तो वहाँ पर दोनों की दूरी बराबर, दोनों का जोड़ ही होगा। सिर्फ ट्रेन और ट्रेन जब विपरीत दिशा में चलेगी तब उसकी लंबाई माइनस में होगी। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर यही 4 तरीके से ही दूरी आपको निकालना है। पहला तरीका दोनों ट्रेन एक दिशा में जा रही है, दूसरा तरीका ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तीसरा तरीका ट्रेन या तो व्यक्ति या तो जानवर या तो खंभे को पार करेगी, चौथा तरीका ट्रेन या तो मैदान या तो पुल या तो सुरंग या तो गुफा को पार करेगी, जिसका लंबाई आपको दिया जाएगा और उसमें आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई जोड़ देना है। अभी हम इसका उदाहरण देकर आपको बताएंगे। ये चीज़ आपने समझ लिया। अब आपको क्या करना है, जो आपको समय दिया जाएगा कि एक ट्रेन जो है 56 किलोमीटर, इस तरह से आपको दिया जाएगा। एक ट्रेन जो है 55 किलोमीटर, इसी तरह आपको पूछा जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑप्शन में आपका अगर सेकंड दिया रहेगा और सेकंड ही दिया रहता है, सेकंड ही आपको दिया जाएगा, तो इसको आपको, ये किलोमीटर प्रति सेकंड है, आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो इसको आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना 5/18 कर देना है। जैसे ही आप इस 55 किलोमीटर को 5/18 से गुना करिएगा, ये आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि 55 गुना 5/18
मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर आप इसको कटा दीजिएगा 18 से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 55 डाल दिया है, ये पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में भी कभी कभी लाने वाला प्रश्न दे देता है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर 90 कर दिया है, 90 कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि पॉइंट वगैरह में थोड़ा समय लग जाएगा। तो ये 90 हो गया, तो ये इस तरह कट गया 18 पंजे 90 से, ये 18 पंजे 90, ये 50, ये 5 हो गया। तो ये 25 मीटर प्रति सेकेंड आपका चाल निकला, स्पीड निकला। इस तरह आपको निकालना होगा सबसे पहले किलोमीटर प्रति सेकेंड में, और ये सब तुरंत आप कर लीजिएगा अगर आपको ट्रिक पता रहेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में आपको यहाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड ही देगा, लेकिन अगर आपको बताने के लिए मीटर प्रति सेकेंड दे दे और ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति सेकेंड दे दे, तो फिर इसको जस्ट आप उल्टा लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 90 हमने लिया और इसको दे दिया है मीटर प्रति सेकेंड, कोई ट्रेन जा रही है 90 मीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन में है किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पहले आप इस स्पीड को किलोमीटर में चेंज करिएगा, और इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर आपने 5/18 किया था, लेकिन इसको आपको करना है 18/5। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ इसको आप कटा दीजिए, 18 से कटेगा और ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 324 किलोमीटर घंटा, 324 किलोमीटर घंटा। यानी कि 1 सेकंड में अगर ये 90 मीटर जा रहा है तो 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर जाएगा। तो इस तरह देखिएगा ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं, इन सब पर भी आप लोग कमेंट करने लगते हैं। तो ये ट्रिक आपने समझ लिया, सारा रूल यहाँ पर आपने समझ लिया, या कोई नियम यहाँ पर नहीं बचा, सारा शॉर्ट ट्रिक आपने समझ लिया। एक छोटा सा और इस तरह का एक ट्रिक और है, आपको थोड़ा सा इसको समझना है। और यहाँ समझिएगा कि आपको क्या करना है। जैसे एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन जा रही है, सारा मैंने आपको यहाँ पर लॉ समझाया है, आप चाहें तो पॉइंट वाइज करके लिख लें अगर आपके पास समय है। एक ट्रेन जा रही है, इस ट्रेन ने यहाँ पर एक व्यक्ति को पार किया, तो ये हो गया, ये समय आपका हो गया t1 और ये स्पीड इसका हो गया s1। दूसरे व्यक्ति को कुछ दूरी पर इसने पार किया तो ये हो गया समय 2, क्योंकि दोनों व्यक्ति को पार अलग अलग समय पर किया, और ये हो गया स्पीड 2। तो अगर कोई व्यक्ति जो है, 2 व्यक्ति जो है ट्रेन की समधि से जा रही है और ट्रेन एक व्यक्ति को इतने किलोमीटर प्रति घंटे में या इतने सेकंड में पार करती है, दूसरे व्यक्ति को इतने सेकंड में, इस तरह का अगर प्रश्न हो तो इसका जो आंसर होता है आपको क्या करना है, इसमें जो आप रेलगाड़ी की लंबाई निकालिएगा, इसमें आपको निकालना है x - y, क्योंकि प्रश्न ये भी रहेगा रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड, रेलगाड़ी की लंबाई इतना मीटर है। तो अब हम टोटल, और इस चाल से चल रही है, अब 2 आदमी को वो पार भी कर रही है, एकदम आराम से समझिएगा। इसमें हम रेलगाड़ी की पूरी दूरी कैसे निकालेंगे, x - y कर देंगे, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है और उसमें चाल को माइनस करेंगे। ये थोड़ा सा लास्ट है, थोड़ा सा हैवी है, हो सकता है इस तरह का नहीं पूछे, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, ये आखिरी फॉर्मूला है। और फिर t1 + t2 और बाय है आपका t2 - t1। तो ये t क्या हो गया, ये आपका समय हो गया, क्योंकि 2 व्यक्ति को वो पार करेगा तो आपको सब कुछ वो देगा, पहला समय भी देगा, दूसरा समय भी देगा, पहले के लिए स्पीड भी देगा, दूसरे को, एक व्यक्ति को इतने स्पीड में वो पार कर रहा है ट्रेन, दूसरे व्यक्ति को इतने किलोमीटर की स्पीड से पार कर रहा है, और ट्रेन की लंबाई आपको बता रहा है इतना है। तो ये टोटल आपको ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए आपको इतना करना होगा। ये आखिरी ऑप्शन और सबसे भारी है, इस तरह का हो सकता है नहीं पूछे, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसको जो आपने समझा है बस इस पर 2-3 प्रश्न आप देख लीजिए, आप इसको बनाकर ही आइएगा। ये प्रश्न आप देखिएगा, 220 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। आराम से इसको समझिएगा। और ये प्रश्न आपको 28 जनवरी को पूछा गया था, और जितना अभी मैंने आपको 4-5 फॉर्मूला बताया उस पर मैं उतना ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसको समझिएगा कितना इजी ये प्रश्न था। आप लोगों में से कईयों ने बना भी दिया होगा। 200 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। कितने समय में यह एक आदमी को पार करेगा? मेन पॉइंट को राउंड करिएगा। देखिएगा, एक आदमी को पार कर रहा है, ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है और इसकी रफ्तार है ट्रेन की 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जो एक आदमी को पार करेगा जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है। क्या क्या चीज यहाँ पॉइंट करना है? ट्रेन की लंबाई तो शुरू में ही दिया हुआ है, ट्रेन की गति ये है, ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति की गति है। और व्यक्ति जो चल रहा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ट्रेन की विपरीत दिशा में।
अब क्या है कि कितने समय में ये ट्रेन जो है, कितने समय में, यहाँ आपका प्रश्न है, कितने समय में ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमें दूरी निकालनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी, और यहाँ आपका ऑप्शन दिया है 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड। ऑप्शन है आपका सेकेंड में, तो यहाँ पर आपको 5/18 का ट्रिक यूज करना है। दूरी हमने लिख दिया। हम यहाँ पर लिख रहे हैं 220 मीटर। ऐसे ही दूरी आप लोगों को निकालना है। पहले मेन दूरी लिखिएगा, फिर आप देखिएगा और क्या है। यहाँ पर एक आदमी है और आप अनुमान करिए क्या आदमी की कोई लंबाई चौड़ाई होगी, कोई नहीं होगी। कुछ लंबाई आदमी का उसमें गिनती नहीं होगा। दूरी में आदमी, जानवर, खंभे, इन सबको नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दिया ही नहीं रहेगा कि एक इतनी मीटर लंबी आदमी को पार कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसकी जो दूरी है, फाइनली दूरी इसकी 220 मीटर है, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है। अब क्या है, ये व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा है, जा तो रहा है विपरीत दिशा में। अब लंबाई में तो हम कुछ यहाँ पे विपरीत दिशा में आपने पढ़ा है कि जो अपेक्षित गति है वहाँ पर हमें ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पर दूरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसकी कोई लंबाई नहीं है। अब हमें ऐड कहाँ करना है, तो ये जो गति है इसमें ऐड करना है। ये जो चाल है हमारा, तो चाल क्या है, ट्रेन की जो चाल है, कुछ नहीं सोचना है, बस जो प्रति घंटा किलोमीटर दिखा रहा है वहाँ पर सीधा आपको समझना है कि ये यही चाल है। और यहाँ वहाँ पर आपको क्या देखना है, इस दोनों चाल को, ये जो 54 और 12 है, इस दोनों के चाल को हमें जोड़ना है कि घटाना है। वहाँ पर तुरंत आपको माइंड दौड़ाना है। अब आपको जोड़ना है कि घटाना है, उसके लिए आपको ये नीचे वाला लाइन देखना होगा कि वो विपरीत दिशा बोल रहा है या समदिश बोल रहा है। ट्रेन की दिशा में अगर जा रहा है तो इसको हमें घटाना है, और ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रहा है तो इसको हमें जोड़ना है। ये विपरीत दिशा में है तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे। चाल हमारा हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दोनों को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें इसको सेकंड में निकालना है, क्योंकि ऑप्शन है हमारा सेकंड में। इसको आपको करना है 66 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 3 से हो जाएगा, 3 में 6 बार में 18 आएगा, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर यहाँ आपका 2 से आ जाएगा, ये 11 हो गया, आपका हो गया 55/3। तो चाल आ गया है आपका 55/3 मीटर प्रति सेकंड। इसको कुछ भी नहीं करना है। अब आप आ जाइए, आपको निकालना है यहाँ पर समय बराबर, यानी कि टाइम बराबर आपको पता है कुल दूरी बटे आपका हो गया चाल। आपके पास कुल दूरी है 220 बटे चाल आपका है 55/3, जो कि यहाँ पर निकला है। इसको क्या करना होता है, इसको अगर हम, ये भाग है, इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं तो 220 गुना 3/55 हो जाएगा। 55 से इसको 4 बार में आप कटाइएगा, और 4 दिया ये 12 हो जाएगा, यानी कि आपका 12 सेकेंड में वो ट्रेन उस व्यक्ति को पार करेगा। आपका आंसर डी हो जाएगा। आपने देखा ये आदमी को पार करने वाला सवाल था। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। मैंने 2 प्रश्न लिखा है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप जिस तरह की देख रहे हैं इसको एकदम आराम से समझिएगा। ये जो प्रश्न है आपका, 110 मीटर लंबी ट्रेन, 110 मीटर लंबी एक गाड़ी, यहाँ ट्रेन नहीं दिया है, आपको गाड़ी दिया है, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आपको कुछ भी दिया जा सकता है, गाड़ी, रेलगाड़ी, अगर हवाई जहाज संभव हो तो वो भी दिया जा सकता है। बस आपको फोकस इसके फॉर्मूला पे करना है। और ये जो है 110 मीटर लंबी एक गाड़ी 72 किलोमीटर की गति से 132 मीटर लंबा पुल, अभी जिसका मैंने चर्चा किया था उस पर ही आधारित ये प्रश्न है, लंबा पुल पार करने में कितने सेकंड लेगी। और यहाँ पर आपका, यहाँ चूंकि सेकंड दे दिया है तो ऑप्शन में सिर्फ आपको डिजिट दिया है 9.8, 12.1, 12.42, 14.3। और ये जो प्रश्न है आपके इस बुक का है, आप देख रहे हैं ये स्टेट के लिए ही है, और ये बुक मैंने इधर मंगवाया है, लेकिन इसे मैं और भी चाहूँ तो आपको बहुत कुछ, इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी जो हमें पता चल रहा है किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी प्रश्न को क्लियर कर रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला, इसी के बुक से है। और ये देखेंगे आप यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है 100 नंबर में, यही प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे हम लोग।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप देखिएगा मैंने इतना कम स्पेस छोड़ा है, इतना भी नहीं लगेगा, बिल्कुल शॉर्टकट में। आपको क्या करना है, यहाँ गाड़ी की लंबाई है, यहाँ पुल की लंबाई है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई आपको जो है पुल किस गति से जा रही है, किस दिशा में जा रही है, सापेक्षिक गति या अपेक्षित गति, ये देखना ही नहीं है, क्योंकि पुल की बात हो रही है और पुल एक जगह स्थिर रहता है। तो लंबाई में क्या करना है आपको, ये लंबाई 110 प्लस आपको 132 कर देना है, सीधा यहाँ पर दूरी जिसको कहते हैं, आप यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर 110 मीटर प्लस 132 मीटर। मैंने यहाँ पर ये लिखा है, आप चाहे तो वहाँ जल्दी मन में ही जोड़ लीजिएगा, टोटल आपका हो जाएगा 242 मीटर दूरी। अब आपका है यहाँ पर समय, जो कि चाल, जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर आप लिखेंगे चाल बराबर 72 किलोमीटर, पुल की कोई चाल नहीं होगी, वो तो अपने जगह स्थिर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आपको क्या करना है, प्रति मीटर सेकंड में बदलना है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, 72 गुना 5/18 करिएगा और मीटर प्रति सेकंड करिएगा, और 18 को 4 बार में 72 आ जाता है, 4 बचे आपका 20 मीटर प्रति सेकंड निकल गया। अब आपके पास चाल भी है, दूरी भी है, पूछ रहा है कितने सेकंड लेगी, यानी कि समय, सेकंड मिनट तो समय में बताता है, तो यहाँ पर आपको निकाल देना है फट से समय। समय बराबर आपका क्या हो गया, कुल दूरी बटे चाल। तो आपका दूरी कितना है, दूरी आपका है 242 मीटर और चाल है आपका 20 मीटर। यहाँ पर आपको इसको डिवाइड कर देना है, 2 से कर रहे हैं। शॉर्टकट में आप छोटे छोटे डिजिट से करिएगा, डायरेक्ट एक बार करिएगा, अगर आप एक बार कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो ट्रिक है छोटे छोटे, जैसे 2 से क्या 10 बार में आया, 2 यहाँ पर 121 बार में आया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आपका आया, 121/10 आया। तो यहाँ पर आपको क्या, 1 जीरो है, नीचे 1 जीरो है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको हटा के और एक डिजिट के बाद पहले हमें पॉइंट दे देना है। जितना नीचे में जीरो रहता है उतना डिजिट के पहले पॉइंट दे दिया जाता है। अगर यहाँ 100 रहता तो 21 के पहले पॉइंट होता, लेकिन यहाँ पर 10 है तो ये 1 के पहले हो गया, और ये 12.1 सेकेंड समय लेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। इतना सरलता से आपको ये हिसाब वहाँ पर बनाना है। बिल्कुल 1 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, अगर आपका एग्जाम जब भी है, जो अनिवार्य प्रश्न पत्र के हैं, अगर उनका एग्जाम कल है तो रात भर में भी आप इसको 1 घंटा, आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको याद हो गया होगा। इसको आराम से आप देख लीजिए। अब आते हैं इस मेथड पे, और जितना भी मैंने आपको अभी उदाहरण दिया है, अपेक्षिक गति सब पर आधारित मैं ये प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपका है 280 मीटर तथा 350 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ, यहाँ पर 2 रेलगाड़ियाँ हैं। तो आपको इमेजिन क्या करना है, ये 2 रेलगाड़ी है और समानांतर पटरी पर चल रही है, यानी एक पटरी यहाँ है, इस पर एक रेलगाड़ी चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी इस पर चल रही है। अब हमें देखना है कि किस दिशा में चल रही है। यहाँ देखिए मैंने इधर एरो दिया, अब इसको हम देखते हैं दिशा क्या है, विपरीत दिशा में जा रही है। ये देखेंगे आप विपरीत दिशा में, तुरंत आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा। वहाँ भी रफ कागज में आप कर लीजिएगा ताकि आप भूले नहीं, आपको समझ में आए कि अपेक्षित गति हो गया, यानी कि यहाँ पर हमें जब दूरी निकालनी है तो दोनों ट्रेन की लंबाई को हमें जोड़नी है। तो एक का है 280 मीटर, ये हो गया हमारा 280 मीटर। दूसरा है हमारा 350 मीटर, ये हो गया हमारा 350 मीटर। इस दोनों को हमने जोड़ लिया, टोटल हमारा हो गया 630 मीटर। तो दूरी हमने निकाल लिया, दूरी बराबर हो गया हमारा 630 मीटर, निकल गया। अब कहता है यदि उनकी चाल, अब चाल इसमें दिया हुआ है क्योंकि इसमें भी समय ही पूछा जाता है। इस तरह में आपको समय ही पूछा जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न होता है क्योंकि मेथड एक ही होता है, या तो विपरीत पूछेगा, या तो समदिश पूछेगा, या तो आदमी कुछ जानवर को पार करेगा, या फिर पुल और रेलगाड़ी को पार करेगा। तो इसमें लगभग समय ही पूछा जाता है। तो इस तरह अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप 1 नंबर लेकर ही आएंगे। अब देखिएगा आप, ये 2 ट्रेन जा रही है, दोनों की विपरीत दिशा है, तो दूरी में भी जो इसकी लंबाई है वो जुड़ जाएगा और ये जो चाल है वो भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका है उनकी चाल 38 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक की प्रति घंटा और दूसरे की 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये यहाँ पर पूछ रहा है कितने देर में पार करेगी, एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है सेकंड, यानी कि आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, दूरी ये हो गया आपका, चाल के लिए यहाँ पर आप करिएगा क्या कि 38 और 25 दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आ गया
63 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो हम 5/18 कर देंगे मीटर प्रति सेकंड। और ये 3 से इसको डिवाइड करिए, ये 6 बार में आएगा। और ये 3 से करिएगा 21 बार में आएगा। फिर से इसको 3 से करिए 2 बार में, और ये 3 से करिएगा 7 बार में। ऊपर में आपका हो गया 7×5=35/2 मीटर प्रति सेकेंड। और ये 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 17.5 आपका आ जाएगा, यानी 17.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपके पास चाल भी है। मैंने ये कहा था कि आप डिवाइड नहीं करिएगा, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया, 35/2 आ गया, यानी कि आपके पास दूरी है, चाल है। आप समय निकाल लीजिए, दूरी को चाल से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप यहाँ नहीं निकालते हैं, ये 17 इसको आप छोड़ दीजिए, 35/2 ही लीजिए, 35/2। तो ये अब दूरी बटे चाल आपको करना है, यानी कि जो 630 मीटर दूरी है और ये 35/2 चाल है। तो आपका जो ये समय है, समय बराबर हो जाएगा 630/35/2। फिर यहाँ से वही करना है, 630 गुना 2/35। इसको यहाँ से आपको कटाना है। 5 से कटाइए 7 बार में, 5 एका 5 और 5 दूनी 10, 5 36, 126 आया आपका। और ये 7 एका 7, 7 8 56, 18 आया, 18 दूनी 36 सेकेंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। और यहाँ पर आपका ऑप्शन 33 सेकेंड है, 35 सेकेंड है, 38 सेकेंड है, यानी कि आपका ये आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से कोई भी नहीं आपका आंसर आ सकता है। जो ये दिया हुआ है ऑप्शन जरूरी नहीं है वही आएगा। अगर आपको ये मेथड पता है तो आप कहीं भी गलती नहीं करिएगा, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये थे आपके रेलगाड़ी से जुड़े हुए प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी मदद मिला होगा। जरूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो लाइक भी करिएगा। लेकिन अभी नहीं जाना है, आपको एक ऐसा सवाल पूछा गया है अनिवार्य प्रश्न पत्र में, जो कि अभ्यर्थी को पूरी तरह से याद है। और वो सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए, उसमें कोई रूल, कोई ट्रिक नहीं है, तो एक बार उस सवाल को देख लीजिए, बस एक सवाल। उसके बाद मैं तो चाहूँ तो लगातार आपको समय कार्य बहुत चीज़ बता सकती हूँ, जो लाभवानी है, जो पूछा जा रहा है जिस प्रकार का, वो भी। लेकिन चूँकि क्लास बड़ा हो जाएगा, तो एक सवाल और आप देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप उसको बनाकर ही आएंगे। तो इसको पहले साफ कर लेते हैं। ये है आपका सवाल, और ये सवाल जिस अनिवार्य प्रश्न पत्र में पूछा गया था वो मैथ के अभ्यर्थी थे, इसीलिए उनको ये सवाल पूरी तरह से याद है। बिल्कुल हुआ वही सवाल है। इस तरह से पूछा गया था, 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि इनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक 140 है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या। इसमें हमें देखना है न्यूनतम कौन सा है। ये 5 है, 5 से जुड़ा हुआ ये सवाल है। ऑप्शन मैंने अपने मन से लिखा है, ऑप्शन उनको शायद याद नहीं था, लेकिन इसका आंसर याद था। तो एक में डाल देते हैं, इनमें से कोई नहीं, देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन मैंने अपने मन से लिखा है। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में नहीं आया तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये था सवाल। तो इस तरह का अगर सवाल आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो अनुपात में दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि इसका लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक आप जानते हैं कि कैसे लिया जाता है, लेकिन अगर ये 4 और 2 रहता तो इसका लघुत्तम समावर्तक आपका क्या हो जाता? इसका हो जाता आपका 4। ये जो 5 और 7 है, दोनों अभाज्य संख्या, इसका लघुत्तम समावर्तक दोनों का गुणनफल ही होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो चूंकि अनुपात में है, इसको हमें मानना होता है। इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में बनाएंगे, 5x और 7x का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7×35x। तो ये मैंने शॉर्टकट में बताया है। अगर आपको इतना नहीं लिखना है, माना कि 5x 7x का लघुत्तम समावर्तक कितना, मैंने डायरेक्ट आपको लिख के शॉर्ट में समझाया, ऐसे लिखिएगा। और वो 2 संख्या आपका 5x 7x है, इसका लघुत्तम समावर्तक 35x निकला। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इस 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक 140 है, यानी कि यहाँ 140 हमने लिख दिया। 140 बराबर हम 35x लिख देंगे, एकदम बिल्कुल आसानी से इसको कर लीजिएगा। ये इंटू में है, 35 गुना x है, इधर आएगा, भाग हो जाएगा, x को हमने इधर छोड़ा और 140/35 हमने किया, तो ये आपका 4 बार में हो जाएगा। फिर 4 बार में, ऐसे भी डायरेक्ट 35 से 4 आप कर लीजिएगा, लेकिन छोटे डिजिट से करिएगा तो आप ज़्यादा फंसिएगा नहीं, इसमें भी कटपुट होता है। तो आपका x बराबर क्या निकल गया? x बराबर आपका 4 निकला। ये आपका आंसर नहीं है। आपसे पूछा है न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम ये 5 है। अगर आपसे न्यूनतम नहीं पूछा जाता, आपसे ये बड़ी संख्या के बारे में पूछा जाता, 7 पूछा जाता, तब
आप क्या करते हैं, न्यूनतम संख्या में यहाँ आपका 5x है, x का मान आपका 4 निकला है, तो यहाँ पर आप 5x यानी कि 5 गुना 4 यानी कि न्यूनतम संख्या आपका 20 है और आपका आंसर हो जाएगा A। अगर मेरा 20 नहीं आता तो इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न एकदम हूबहू पूछा गया था। तो ये सारे आपके प्रश्न थे और आप थोड़ा सा और भी समय दीजिएगा तो एक दो प्रश्न और भी आपको बताना चाहेंगे जो कि इतना महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, देखिए रीजनिंग में त्रिभुज वाला भी पूछा जा रहा है, त्रिभुज वाला। तो इस तरह से त्रिभुज देके इस तरह से आपको त्रिभुज दिया जाए और इसमें आपको पूछा जाए कि कितनी त्रिभुज की संख्या है, एक इधर से निकाला जाए, एक इधर से और पूछा जाए त्रिभुज की संख्या क्या है। आप यहाँ बहुत कंफ्यूज होइएगा, नहीं गिन पाइएगा, क्योंकि एक तो बड़ा वाला हो गया आपका, फिर ये हो गया, मान लीजिए इसको आप O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E। अब आप देखिएगा त्रिभुज की संख्या ये गिनने में आपका 2 से 3 मिनट लग जाएगा और जो ट्रिक अभी हम आपको बताएंगे वो आधे सेकंड में आपका हो जाएगा। 0AB एक त्रिभुज हो गया, सबसे पहले तो 0AE एक त्रिभुज हुआ, फिर 0AB, फिर 0AC, 0AD, OAE, मैं बार-बार 0 बोल रही थी, माफ कीजिएगा, OAE। फिर से आप देखिएगा यहाँ B को स्किप करिएगा, OAC, फिर B से स्किप करिएगा, OAD, मतलब फिर आप भूल जाइएगा मैंने पीछे कितना काउंट किया था। इस तरह का ट्रिक क्या है, जितना आप घर देख रहे हैं वहाँ नंबर लिखते जाइएगा, 1, 2, 3 और 4। अब इस सब डिजिट को जोड़ दीजिएगा, यानी कि 1, 2, 3 और ये 4 हो गया और यहाँ पर आपका 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, टोटल आपका ये 10 त्रिभुज होगा। मतलब 10 सेकंड के अंदर आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, अगर त्रिभुज वर्गाकार में दे दे, यानी कि इस तरह से आपको वर्ग बना दे इस तरह से और इस तरह से आपको त्रिभुज दे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से आपको त्रिभुज दे दे, तो यहाँ भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर यहाँ पर मैंने A इसको माना, B माना, C माना, D माना, E माना और ये F माना। अब आप देखिए यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ मानना होगा, यहाँ पर मैंने O माना। अब आप देखिए कितना कंफ्यूजन, एक तो A D B हो गया एक त्रिभुज, D C B हो गया दूसरा त्रिभुज, फिर D O C हो गया तीसरा, A O B हो गया चौथा, A O E हो गया, अनगिनत त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी हम त्रिभुज में इसी तरह संख्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेकिन यहाँ पर हमने सब कुछ जोड़ दिया था, यहाँ पर हमें जोड़ना नहीं है। जो सबसे बड़ा अंक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जो सबसे बड़ा है उसको 2 से गुना कर देना है, टोटल आपका 12 हो गया, यानी कि यहाँ पर 12 त्रिभुज है। इस ट्रिक को अगर आप लोग खुद से कॉपी में करिए और गिन कर हमें बताइए कि क्या ये सही है। बिल्कुल ये सही है। आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, एक आपका ये 7 हो गया, एक आपका ये 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये आपका 10 हो गया। ये जो आपका कटा है ये 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया। बिल्कुल सटीक ट्रिक है ये, इसको माइंड में रखिएगा और आप बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग को कंप्लीट करके आइएगा। इस बार रीजनिंग में बहुत अधिक नंबर आने की संभावना है। तो आशा करते हैं हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, कल का वीडियो मिल जाएगा। कल भी काफ़ी महत्वपूर्ण सारे रीजनिंग मैंने बताया है।